21 नंबर का क्वेश्चन, ये उसके ऊपर है, हीट ट्रांसफर जो नहीं, हम लोग रेडिएशन का पढ़ा हुआ है, रेडिएशन। तो 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 21 वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको देखोगे तो एक ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया गया है, और ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रेडिएशन चैप्टर में मिलता है। रेडिएशन चैप्टर में जब जाओगे तो इस तरीके का ग्राफ आता है। इसमें अगर हम याद करें कि ये जो हीट रेडिएशन वाला जो टॉपिक था, उसके अंदर एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें ये कहते थे कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की, मैक्सिमम वैल्यू ये जिस वेवलेंथ पे आती है उस वेवलेंथ की एक वैल्यू दी गई थी, कि ये जो ई लैम्डा को बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और ये ग्राफ जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है वो वीन्स लॉ के हिसाब से बी अपॉन कैपिटल टी बोलते थे। तो इसमें मेनली कंसेप्ट ये है कि ये जो ई लैम्डा होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोलते हैं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, कंसेप्ट ये होता है कि जब आप इसका एरिया फाइंड करते हो, एरिया किसी भी दो वेवलेंथ के बीच में, किसी भी दो वेवलेंथ के बीच में जब आप इसका एरिया निकालोगे, फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 और एक दूसरा वेवलेंथ हमने ले लिया लैम्डा 2, तो बिटवीन एनी टू वेवलेंथ, बिटवीन एनी टू वेवलेंथ जब इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ है। किसी भी दो वेवलेंथ के बीच में जब इसका एरिया फाइंड करते हैं, तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है एनर्जी रेडिएटेड, एरिया रिप्रेजेंट द एनर्जी रेडिएटेड, एरिया रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी रेडिएटेड बिटवीन दीज टू वेवलेंथ, दोनों वेवलेंथ के बीच में कितनी एनर्जी रेडिएट हुई है। थर्मल रेडिएशन में बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 टोटल एनर्जी बिटवीन दीज टू वेवलेंथ्स, वो इस एरिया के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसका कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने दो स्ट्रिप्स बना रखी हैं, दो स्ट्रिप्स, एक स्ट्रिप को इन्होंने S1 का नाम दिया है और एक स्ट्रिप को इन्होंने S2 का नाम दिया है। क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों का एरिया बराबर है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है। कंसेप्ट ये है दैट एरिया रिप्रेजेंट्स एनर्जी रेडिएटेड बिटवीन दीज टू वेवलेंथ्स। तो उन्होंने यही पूछा है कि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है या फिर यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है। कहाँ ज्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है वो डिपेंड करता है ये वाला एरिया ज्यादा है या ये वाला एरिया ज्यादा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि दोनों एरिया बराबर है। सो इस हिसाब से एनर्जी रेडिएटेड इस वाले इंटरवल में और फर्स्ट इंटरवल में, दोनों इंटरवल्स में इक्वल एनर्जी रेडिएट होगी। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कहाँ पर ज्यादा रेडिएट होगी। तो जो ये एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं वो बराबर इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में एरिया इक्वल दे रखा है, लेकिन S2 वाले पर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वहां पर वेवलेंथ ज्यादा है, और S1 पर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वहां पर वेवलेंथ कम है। और एनर्जी एक सिंगल फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा है, सिंगल फोटोन hc बाय लैम्डा, यानी कि S2 वाले सेगमेंट में जो फोटॉन्स होंगे, क्योंकि S2 वाले सेगमेंट्स में वेवलेंथ ज्यादा आ रही है, तो यहाँ के जो फोटॉन्स हैं वो कम एनर्जी वाले होंगे, और S1 वाले सेगमेंट में जो फोटॉन्स हैं वो ज्यादा एनर्जी वाले होंगे। टोटल एनर्जी बराबर है, सिंगल फोटोन की एनर्जी S2 में कम है, मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स S2 में ज्यादा निकलेंगे एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स S1 में कम निकलेंगे। तो ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन था, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना हमें, सिंपली ये याद रखना है कि ई लैम्डा और लैम्डा का जो ग्राफ बनाते हैं उसका जो एरिया है बिटवीन द एनी टू वेवलेंथ्स, वो उन वेवलेंथ्स के बीच की एनर्जी को रेडिएट रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर आप टोटल एरिया निकाल लोगे, अगर मैं इसी ग्राफ में कंप्लीट एरिया फाइंड कर दूं जीरो से इनफाइनाइट के बीच में, अगर मैं जीरो से इनफाइनाइट तक का ये पूरा एरिया फाइंड करूं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी रेडिएटेड बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी, और ये स्टीफेंस लॉ के हिसाब से था, सिग्मा इंटू टेम्परेचर टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एमिसिविटी। एक्चुअली ये
एनर्जी रेडिएटेड पर मीटर स्क्वायर है। सो अगर ये टोटल एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होती है उसको बी अपॉन टी, वीन्स लॉ में कहा गया कि ये बी बाई टी के बराबर होता है। और इस ग्राफ की एक और प्रॉपर्टी थी कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू आती है, ग्राफ की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ये प्रोपोर्शनल होती है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, सॉरी फिफ्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। सो इसमें क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें अगर कभी कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वालिटेटिव बनता है। आपको ग्राफ की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हाईएस्ट वैल्यू टेम्परेचर की फिफ्थ पावर पे डिपेंडेंट है। ग्राफ जहां पर मैक्सिमम है वो बी अपॉन टी टेम्परेचर है, बी अपॉन टी वेवलेंथ है। और एरिया बिटवीन एनी टू वेवलेंथ उस सेगमेंट की एनर्जी है। कंप्लीट एरिया निकालेंगे तो कंप्लीट एनर्जी जो कि स्टीफन लॉ के हिसाब से ई सिग्मा टी टू दी पावर 4। ये इसका क्वेश्चन था। इसके जस्ट ऊपर जो 20th नंबर क्वेश्चन है, जस्ट ऊपर जो 20th नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा है कि स्पेक्ट्रल कंपोजिशन ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब ये लगातार इसी के ऊपर है। 19th नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से, 19th क्वेश्चन देखिएगा तो 19th वाले क्वेश्चन में कहा है कि टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज है जिसका टेम्परेचर, एक का T1 दे रखा है 2500 केल्विन और दूसरे का टेम्परेचर मालूम नहीं है हमें। एक का टेम्परेचर 2500 केल्विन है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर मालूम नहीं है। बट उन्होंने ये कहा है कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एमिसिव कैपेसिटी, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिसिव कैपेसिटी, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन, वो इसकी बात कर रहे हैं बी बाई टी की। ये वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एमिशन है। सो 19th क्वेश्चन ने इस वाले वेवलेंथ की बात की है और वो कह रहे हैं कि दोनों बॉडीज की जो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एमिशन हो रहा है उनमें एक डिफरेंस दिया गया है आपको 0.50 माइक्रोमीटर का। तो दूसरी बॉडी का क्या टेम्परेचर है। तो जो बॉडी 1 है उसके लिए वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन फॉर द बॉडी 1 वो हो जाएगा बी अपॉन T1 एंड वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू, मतलब रिजल्ट याद कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि 19th क्वेश्चन में बी अपॉन T1 ये वो वेवलेंथ है जो फर्स्ट बॉडी के मैक्सिमम एमिशन की वेवलेंथ है एंड बी अपॉन T2 सेकंड बॉडी की वेवलेंथ जहां पर एमिशन मैक्सिमम है। और इनका जो डिफरेंस है ये आपके क्वेश्चन में डेल्टा लैम्डा प्रोवाइडेड है। सो इजीली हम डेल्टा, इससे आराम से T2 निकाल सकते हैं। ये हो गया। 20th क्वेश्चन देखिए। 20th क्वेश्चन में 19 हो गया, 21 हो गया, नॉट 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रल, जो सोलर रेडिएशन है उनका जो स्पेक्ट्रल कंपोजिशन है, स्पेक्ट्रल कंपोजिशन ऑफ सोलर रेडिएशन इज वेरी मच सिमिलर टू द ब्लैक बॉडी, मतलब वो इस ग्राफ की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। मैक्सिमम एमिशन करस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 0.48, मैक्सिमम एमिशन करस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ 0.48 माइक्रोमीटर। तो ये जो लैम्डा दे रखा है आपको 0.48 माइक्रोमीटर, ये वो वेवलेंथ है जिस पर मैक्सिमम एमिशन हो रही है। मैक्सिमम एमिशन इस वेवलेंथ पे होने का मतलब इसकी वैल्यू बी अपॉन टी है, जिसमें बी वीन्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में हमको दी जाएगी। इसको याद नहीं रखना होता है, न्यूमेरिकल्स में ये वीन्स कांस्टेंट 0.293 वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। सो दैट मीन्स कि हम टेम्परेचर निकालेंगे। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि जब आप टेम्परेचर निकाल लोगे यहाँ से तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मास लॉस्ट बाय द सन एवरी सेकंड, मतलब रेडिएशंस की वजह से जो सन है वो अपना मास पर सेकंड कितना लूज कर रहा है। जो सन है वो कंटिन्यूअसली अपना मास कम हो रहा है उसका बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो वो मास कैसे निकालेंगे देखिए। टेम्परेचर जब निकाल लिया तो स्टीफन लॉ के हिसाब से, बाय द स्टीफन लॉ, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया
एंड फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, सिग्मा एरिया इंटू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ये हीट पर सेकंड एमिट हो रही है, इतनी एनर्जी पर सेकंड, इतनी एनर्जी पर सेकंड एमिट हो रही है, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड। और एनर्जी को आइंस्टाइन इक्वेशंस के हिसाब से एनर्जी इज मास इनटू सी स्क्वायर इक्वल टू mc स्क्वायर। मॉडर्न फिजिक्स में ये कहा गया है कि एनर्जी और मास इक्विवेलेंट है। तो अगर सन के थ्रू इतनी एनर्जी रेडिएशंस की वजह से बाहर आ रही है, तो इसके इक्विवेलेंट कुछ मास भी कम हो रहा होगा। इस एनर्जी के इक्विवेलेंट अगर m मास मान लेते हैं, तो मास इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू mc स्क्वायर कंसेप्ट। एंड यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कितना ये एनर्जी पर सेकंड है, तो जो मास है वो भी पर सेकंड है। सिंस एनर्जी इज पर सेकंड, सो मास इज आल्सो पर सेकंड। सो m इक्वल टू सिग्मा a टेम्परेचर टू दी पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर। टेम्परेचर हम यहां से निकालेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एरिया स्फीयर मान लेंगे, सन को स्फीयर मान के 4 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। आर मतलब सन का रेडियस, जो न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा हमको, क्योंकि ये एक फिक्स डेटा है, तो न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा कि सन का क्या रेडियस है। तो रेडियस दिया जाएगा, स्टीफन कांस्टेंट दिया जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी पता है, तो इससे निकाल सकते हैं कि कितना मास चेंज हो रहा है। देन आते हैं, मतलब पहले इजी वाले कंसेप्ट रिकॉल कर ले, फिर हम थोड़े से एक मतलब कुल मिलाकर के वीन्स लॉ आपको याद रखना है सेकंड, उसके बाद आते हैं। उसके बाद ये जो 18th नंबर क्वेश्चन, 18th नंबर क्वेश्चन एंड देन ये 17th नंबर क्वेश्चन, ये थर्मल कंडक्शन के ऊपर है। इनको क्विकली मूव करें। तो पहले हम जल्दी से 17th करा रहे हैं, थर्मल कंडक्शन को रिकॉल करते हैं। हीट ट्रांसफर बाय थर्मल कंडक्शन। अगर इसको याद करें कि हीट ट्रांसफर बाय थर्मल कंडक्शन में क्या क्या बताया गया था, तो हीट ट्रांसफर बाय थर्मल कंडक्शन में सिंपली आप याद रखोगे, हीट ट्रांसफर बाय थर्मल कंडक्शन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। इसमें इन्होंने कहा है कि रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और दोनों साइड टेम्परेचर प्रोवाइडेड है, T1 एंड T2 आर द टेम्परेचर्स। थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन दिया गया है। थर्मल कंडक्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और पूछा यह गया है कि लेफ्ट एंड से एक्स डिस्टेंस आगे जाने पर टेम्परेचर की क्या वैल्यू आएगी, मतलब टेम्परेचर और एक्स में रिलेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। टेम्परेचर और एक्स में क्या रिलेशन होगा अगर थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के फंक्शंस के हिसाब से चेंज हो रही है। साथ में ये क्वेश्चन में दिया है कि जो ये लेटरल साइड से यहाँ से कोई भी हीट फ्लो नहीं कर रही है, न तो यहाँ से कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है, न इधर से कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब हीट वन डायमेंशन में फ्लो हो रही है। ये T1 से T2 की तरफ हीट जा रही होगी कंडक्शन वाले मेथड से। कंडक्शन वाले मेथड में आपको यहाँ पर टेम्परेचर निकालना है। इसकी जनरल अप्रोच क्या होगी? जनरल अप्रोच इस क्वेश्चन में क्या रखेंगे वो देखिए। जनरल अप्रोच ये होता है हीट कंडक्शन वाले में कि जो dq बाई dt है, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो dq बाई dt, इसकी जनरल इक्वेशन ये होती है दैट, अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो जनरल इक्वेशन इज थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, इन अ डिफरेंशियल फॉर्म, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो के ए अपॉन डिफरेंशियल लेंथ dx into differential change of temperature dt with a minus sign, मतलब माइनस के ए मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाई डी एक्स। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन का मोस्ट जनरल फॉर्म माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, जिसमें जो के है वो थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ए एरिया हो गया, डी टी स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर, डी एक्स मीडियम का स्मॉल पार्ट। डी एक्स मतलब कि पहले इसको समझते हैं कि ये इक्वेशन कैसे लगाई जाती है। माइनस के डी टी बाई डी एक्स में
के हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, ए हो गया एरिया, dx का मतलब अगर इस रॉड का एक स्मॉल पार्ट चूज करें, मतलब अगर इस रॉड में अगर हम एक dx सेगमेंट चूज करें और उस dx सेगमेंट का टेम्परेचर डिफरेंस, जो dx सेगमेंट चूज कर रहे हैं उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड के टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू वो dt है। मतलब जो dx सेगमेंट चूज किया है उसका लेफ्ट साइड t टेम्परेचर पे है और राइट साइड t प्लस dt टेम्परेचर पे है। तो dx लेंथ के अक्रॉस dt टेम्परेचर डिफरेंस, और जो dx लेंथ हमने चूज करी है, जहां पर ये dx लेंथ चूज कर रहे हैं वहां पर कितना एरिया है, वहां पर क्या कंडक्टिविटी, मतलब ये सब कुछ लोकल लेवल पर है। जहां पर आपने ये dx लेंथ चूज किया है वहां पर क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, वहां पर रॉड का कितना एरिया है, वहां पर थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। माइनस साइन जब लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है, एक्चुअली माइनस साइन का यूज तब होता है जब आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस साइन तब लगाएंगे जब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हीट फ्लो के डायरेक्शन में दी गई। जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है अगर उसी साइड पर पॉजिटिव एक्स मानते हैं, हीट फ्लो करने की डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव एक्स मानेंगे तब ये माइनस साइन आता है। अगर हमारा पॉजिटिव एक्स हीट फ्लो करने के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है देन यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। माइनस when the positive x direction is in the direction of heat flow, plus when it is against। तो हम लोगों ने यहाँ पर हीट फ्लो करने के डायरेक्शन में माना हुआ है इसलिए माइनस बताई। इसको फोरियर लॉ बोलते हैं, फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। अब इसके थ्रू न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो देखिए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन में, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना होता है कि ये जो dq बाई dt आप निकालते हो, जिसको रेट ऑफ हीट फ्लो बोलते हो dq बाई dt, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताई गई थी कि ये जो वैल्यू होती है dq बाई dt ये लोकेशन वाइज चेंज नहीं होगी। मतलब dq बाई dt की वैल्यू रॉड की लेफ्ट पॉइंट पर, राइट पॉइंट पर, इन बिटवीन किसी भी लोकेशन पे, रॉड में इनसाइड द रॉड किसी भी लोकेशन पे, एट एनी लोकेशन, ये फिक्स वैल्यू है। मतलब कि ये एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर कहा जाता है। स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर जिसमें dq बाई dt इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, एंड ये हमेशा ही होगा। इन ऑल केसेस इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्मॉल एक्स। इसको यूजुअली हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं जिसको हीट करंट बोलते हो, हीट करंट। तो एच डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्स। टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, बाकी चीजों पे डिपेंड कर सकता है, बट एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया ना। इसको इसको इस न्यूमेरिकल में कैसे लगाएंगे वो देखिए। और डिफरेंशियल फॉर्म से न्यूमेरिकल को तभी सॉल्व करेंगे जब कंडक्टिविटी या फिर एरिया में से कोई एक चीज फंक्शंस के फॉर्म में दी गई हो, या तो कंडक्टिविटी किसी फंक्शन में दिया गया हो, या फिर रॉड का एरिया इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, इस टाइप की चीजें। मतलब अगर एक एरिया वेरिएबल है, कंडक्टिविटी वेरिएबल है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। तो अब यूज करके दिखा रहे हैं एच इक्वल टू, मतलब कैसे यूज करेंगे वो देखिए। एच इक्वल टू माइनस कंडक्टिविटी हमको अल्फा अपॉन टी दे रखी है, एरिया बिकॉज ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो जब ये यूनिफॉर्म है तो हम कोई भी एरिया पुट कर सकते हैं, इंटू डी टी बाय डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब जरा ध्यान से देखते हैं, dx को आप लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा h मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एल्फा ए एंड डी टी बाई टी, माइनस अल्फा ए डी टी बाई टी। ध्यान दीजिएगा h x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, h कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब इंटीग्रेशन में जाएंगे तो ये h इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, और इधर डी टी बाई टी इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स x की रखेंगे 0 से l तक की, टेम्परेचर की लिमिट्स रखेंगे T1 से T2 तक की।
एंड इससे पहले एच सॉल्व करेंगे, यहां से पहले ये सॉल्व करेंगे कि एच की क्या वैल्यू आ रही है। तो पहले इससे एच निकाल के देखते हैं कि एच कितना आ रहा है। ना जब इससे एच निकाल लेंगे तो क्लियरली उससे एच की वैल्यू आपकी आएगी एच इक्वल टू अल्फा ए डिवाइडेड बाई एल और लॉग के अंदर T1 बाई T2, ये एच की वैल्यू आ गई। मतलब कि पर सेकंड इतनी हीट फ्लो कर रही है। अब टेम्परेचर और एक्स में रिलेशन निकालने के लिए, मतलब टी और एक्स में रिलेशन निकालने के लिए वापस यही इक्वेशन लगाएंगे, फिर से यही इक्वेशन यूज करेंगे। हम लोगों ने एच की वैल्यू निकाल ली है। अब जब दोबारा ये इक्वेशन लगाएंगे फिर से सेम चीज फिर से करेंगे, तो लिमिट्स चेंज करेंगे सर। अब ये एच अननोन नहीं रहा, एच हम लोगों ने निकाल लिया है, तो एच की वैल्यू यहां रख देंगे। अब dx की जो लिमिट होगी वो 0 से l ना करके 0 से x कर लेंगे, और टेम्परेचर की लिमिट T1 से T मान लेंगे, इसको T1 से T मान लेंगे। और h ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो h को जब यहाँ रख देंगे तो टेम्परेचर में और x में इक्वेशन बन जाएगी जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। ये बन जाएगा कि टेम्परेचर और x में क्या रिलेशन है। तो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन में डिफरेंशियल फॉर्म यूज तब करेंगे जब कंडक्टिविटी और एरिया में से कोई एक चीज एज अ फंक्शन दी गई हो। फंक्शन वो टेम्परेचर का भी दे सकते हैं, फंक्शन वो एक्स का भी दे सकते हैं, किसी भी चीज का फंक्शन दे सकते हैं। मतलब पोजीशन और टेम्परेचर में से किसी भी चीज का फंक्शन दे सकते हैं, या टाइम का फंक्शन दे सकते हैं। अब हम 18th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें उसमें इन्होंने कहा है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अलोंग यूनिफॉर्म वायर एंड क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर। कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है इन अ वायर ऑफ रेडियस आर, और इसमें कहा है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर जनरेट्स अ थर्मल पावर। यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर जनरेट्स अ थर्मल पावर। यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर जनरेट्स अ थर्मल पावर। नाउ फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। को जरा ध्यान से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये इसमें क्या बोला, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में है, सेम क्वेश्चन स्फीयर में भी आता है। तो पहले आपको स्फीयर का दिखाएं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्फेरिकल मीडियम, मतलब कोई एक सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर हम लोग हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर के अंदर हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से वो एक कांस्टेंट रेट पर किया जा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से इसके अंदर यूनिट वॉल्यूम जनरेट्स अ थर्मल पावर W। मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक पावर जनरेट होगी जिसकी वैल्यू W है, और वो पावर कंडक्शन मेथड से बाहर जा रही है। मतलब इन्होंने कहा है कि सर इसका रेडियस वगैरह R मान लेते हैं, सपोज रेडियस R, सरफेस का टेम्परेचर T0 है, एंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर टेम्परेचर की क्या वैल्यू होगी। कंडक्टिविटी इसकी गिवन है क्वेश्चन में, और जो मेन पार्ट क्वेश्चन का जो सबसे जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर यूनिट वॉल्यूम जनरेट्स थर्मल पावर इक्वल टू W। मतलब हो सकता है कि हमने स्फीयर के अंदर कोई हीटर बना रखा है, स्फीयर के अंदर कोई हीटर है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली हीट प्रोड्यूस की जा रही है, इसके अंदर हीट कंटिन्यूअसली जनरेट कर रहे हैं, और उस हीट को ये मटेरियल कंडक्ट करके सरफेस तक लेके जा रहा है। ये कहने का मतलब है इनका। तो अब इसका आंसर कैसे लाएंगे, देखिए। प्रॉब्लम ये है, फिर से समझा रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम इस स्फीयर के अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर W
इतनी हीट जनरेट कर रहे हैं पर सेकंड इतनी हीट जनरेट कर रहे हैं। लॉजिकली सोचेंगे कि अगर इस मटेरियल में हीट कंटिन्यूअसली जनरेट होगी, तो किसी भी मटेरियल में अगर कंटिन्यूअस हीट जनरेट करेंगे और अगर उस हीट को कहीं और ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो जो हम हीट जनरेट करेंगे अगर वो हम कहीं और ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो उस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज होगा। जबकि इन्होंने सरफेस के टेम्परेचर को डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहे, यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम लगातार हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा? तो इसका एक ही ऑप्शन है कि जो हीट स्फीयर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो फिर ट्रांसफर होकर के बाहर जा रही है कंडक्शन मेथड से। तो इसके लिए काम ये करेंगे, देखिए सपोज कि जो आर डिस्टेंस है वहां पर एक स्फेरिकल लेयर जनरेट करते हैं। आर डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल लेयर बने, आर डिस्टेंस पर और डीआर विड्थ की स्फेरिकल लेयर। नाउ आर डिस्टेंस पे ये जो डीआर विड्थ की स्फेरिकल लेयर जनरेट करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है। लैंग्वेज के हिसाब से ये जो जीरो से स्मॉल आर तक का जो रेडियस दिखा रहे हैं, इस वॉल्यूम में इन द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आर, इन द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आर, इस लैंग्वेज के हिसाब से जितनी भी हीट जनरेट हो रही होगी, जितनी भी हीट स्मॉल आर के वॉल्यूम में जनरेट हो रही होगी, ये डीआर विड्थ का जो लेयर है वो उस हीट को आगे ट्रांसफर कर रहा होगा थ्रू कंडक्शन मेथड। तो मान लेते हैं कि आर रेडियस वाली लेयर पे टेम्परेचर टी है और डीआर डिस्टेंस आगे जाने पर टेम्परेचर की वैल्यू टी प्लस डी है। तो क्योंकि फिर से एक बार डिफरेंशियल फॉर्म लाया है, तो हीट ट्रांसफर का अभी जो इक्वेशन लिखा गया, अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वाली, वो इक्वेशन लगाई। क्या इक्वेशन लिखी थी, अगर उसको ध्यान दें कि क्या इक्वेशन लिखी थी? डी क्यू बाई डी टी वॉज माइनस के ए डी टी बाय, यहाँ पर dx की जगह dr कर लीजिए, और माइनस साइन इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि हीट का फ्लो रेडियली आउटसाइड, हीट का फ्लो रेडियली आउटसाइड है और हमने आर का डायरेक्शन भी बाहर ही माना हुआ है। हमने सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर और आगे जा रहे हैं, तो हम लोग हीट फ्लो की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। सो माइनस का साइन, डी क्यू बाई डी टी का मतलब हीट ट्रांसफर पर सेकेंड, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड उतना ही होगा जितना कि स्मॉल आर रेडियस में जनरेट किया जा रहा है, क्योंकि जो हीट यहाँ जनरेट हो रही है उसको ही ट्रांसफर करना है। क्योंकि अगर जनरेटेड हीट हम ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उस जनरेटेड हीट के वजह से टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। सो डी क्यू बाई डी टी विल बी दिस डब्ल्यू, बट ये यूनिट वॉल्यूम का है, हम लोग का स्मॉल आर रेडियस का वॉल्यूम, तो डब्ल्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू माइनस कंडक्टिविटी के। जो एरिया चूज करेंगे वो जहां पर आपने डीआर लिया है वहां पर, हम लोगों ने डीआर सेंटर से आर डिस्टेंस आगे आके लिए, तो सेंटर से आर डिस्टेंस आगे आकर के डीआर लेंगे, तो यहाँ पर जो एरिया है, एरिया एट दिस प्लेस इज 4 पाई r² स्मॉल आर स्क्वायर, एट दिस प्लेस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड देन डी टी बाई डी आर। ये इक्वेशन बनेगी हमारी। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर आर क्यूब में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एंड देन जो इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी कि माइनस डब्ल्यू अपॉन 3 के इंटू आर डी आर इक्वल टू डी टी। लिमिट्स लगाएंगे, जब स्मॉल आर की वैल्यू सरफेस के रेडियस के बराबर है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो वहां पर टेम्परेचर टी नॉट है, और जब ये स्मॉल आर हो गया तो टेम्परेचर को टी मान लेंगे। और हमको पूछा यही गया है कि टेम्परेचर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन चलता है, तो इससे हमको मिल जाएगा कि टेम्परेचर मतलब कुल मिलाकर के ये वाले क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन निकालना है, और जब भी टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर प्लेस निकालना होगा, स्टार्टिंग स्टेप हमारा ये है।
पिछले क्वेश्चन में dq बाई dt गिवन नहीं था, तो हमने पहले इसको निकाला। पहले मैंने dq बाई dt निकाला और उसके बाद वापस इसको यूज किया है। और इस क्वेश्चन में dq बाई dt ऑलरेडी गिवन है, पहले से ही दे रखा है कि dq बाई dt की ये वैल्यू। सर वायर स्फेरिकल होगा सिलेंड्रिकल? नहीं, हमने स्फीयर का एग्जांपल दिया है, वो क्वेश्चन नहीं किया मैंने एक्चुअली दो क्वेश्चन एक साथ करने का पर्पस है। जो वायर है वो सिलिंड्रिकल है, तो मैं सिमिलर क्वेश्चन स्फीयर का करा रहा हूँ। अब वायर में जब ये काम करना होगा तो सेम चीज जब वायर में करेंगे तो ज्योमेट्री चेंज कर लेते हैं, सिलेंडर बना लेंगे। अब जब सिलेंडर बनाएंगे तो उसमें बस फर्क ये करना होगा आपको, जो एरिया है सिलेंडर वाले क्वेश्चन में, एरिया को 4πr² लिखने की बजाय 2πrl कर लीजिए। 2πrl, एंड देन ये जो वॉल्यूम है इसको बदल देंगे, ये πr²l कर देंगे। मेथड यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ज्योमेट्री की बॉडी ले लो, आप स्फेरिकल ज्योमेट्री है, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री, कंसेप्ट ये है कि अगर उसके अंदर कोई सोर्स ऑफ हीट है, बॉडी में सोर्स ऑफ हीट है, तो हम उसी हीट को तो कंडक्ट करके बाहर भेज रहे हैं। अब सोर्स ऑफ हीट वहां पर एक वायर है, वायर में करंट जाएगी तो उसका हीट प्रोड्यूस होगा, वही हीट हमको बाहर ट्रांसफर करनी है, ये वो कह रहा है। तो सिलेंडर वाला आप अपने लेवल पे करना, हो जाए, इससे वो भी आंसर आ जाएगा। हमने दो क्वेश्चंस कराए, एक स्फीयर का और एक सिलेंडर का। इनमें एक्चुअली बहुत ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि इसमें हमें लैंग्वेज पकड़नी है क्वेश्चन। अब जैसे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगर मैं 16 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, सिंपली अगर इसकी लैंग्वेज ट्रेस कर पाए, लैंग्वेज पकड़ लिया फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे तो फंस जाएंगे। 16 वाले क्वेश्चन में सिलिंड्रिकल मीडियम है और उसमें हीट फ्लो हो रही है, मान लीजिए। तो 16 क्वेश्चन में यह है कि कोई एक सिलिंड्रिकल मीडियम है, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलते हैं। और उसमें इन्होंने ये कहा है कि इसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। इनसाइड टेम्परेचर θ1 है और आउटसाइड टेम्परेचर θ2 है। θ1 टेम्परेचर इनर साइड पर है, θ2 टेम्परेचर आउटर साइड पर। इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। और पूछा ये गया है कि एट व्हाट रेडियल डिस्टेंस, एट व्हाट रेडियल डिस्टेंस टेम्परेचर इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन θ1 एंड θ2। एग्जैक्टली मतलब कुल मिलाकर के अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों क्वेश्चंस का पर्पस एक ही है। कंसेप्ट को पकड़े अगर तो ये है कि बेसिकली वो ये जानना चाह रहे हैं टेम्परेचर में और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है। अगर मैं टेम्परेचर और स्मॉल आर का रिलेशन निकाल रहा हूँ तो किसी गिवन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चंस का एक पर्पस है दैट हाउ विल यू फाइंड रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर और पोजीशन, टेम्परेचर पोजीशन ये कैसे निकालते हैं। तो फिर वही कहते हैं, देखिए आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए कि हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है एक पर्टिकुलर प्लेस पर कितना टेम्परेचर है। इसका आंसर हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक रेट ऑफ हीट फ्लो ना पता हो आपको। सिंपल सा कंसेप्ट है, तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए। किसी पॉइंट पर कितना टेम्परेचर है, इसका आंसर देने के लिए मुझे पता करना होगा कि टेम्परेचर फ्लो, जो हीट फ्लो हो रही है उसका क्या रेट है। तो या तो ये हीट फ्लो का रेट क्वेश्चन में किसी और फॉर्म में दिया होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, और नहीं दिया है तो फिर रेट ऑफ हीट फ्लो हम लोग अपने मेथड से निकालेंगे। तो पहले हम रेट ऑफ हीट फ्लो निकालते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो, अब इसमें भी दो चीजें होती है। रेट ऑफ हीट फ्लो आप निकाल सकते हो अगर आपको चीजें पहले से याद है। फॉर एग्जांपल सिलिंड्रिकल मीडियम में रेट ऑफ हीट फ्लो का डायरेक्ट रिजल्ट भी है।
एक डायरेक्ट रिजल्ट है इसका, विच इज टेम्परेचर डिफरेंस, इसको इलेक्ट्रिसिटी के एनालॉग से लिया गया है, अपॉन द रेजिस्टेंस। तो या तो हमको ये याद हो कि सिलिंड्रिकल मीडियम में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना पढ़ा था हम लोगों ने, अगर सर इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर में इस टाइप के मीडियम में रेजिस्टेंस का रिजल्ट याद हो तो ठीक है, तो हमारा टाइम बच जाएगा। और इन केस मान लेते हैं कि रिजल्ट हमें नहीं याद है, अगर रेजिस्टेंस याद होता तो आंसर हो जाता। तो क्योंकि मतलब मेरे को याद है, अब आपको कितना याद है उसका मुझे आइडिया नहीं कि रेजिस्टेंस के बारे में क्या आपके है। तो अगर रेजिस्टेंस याद है तो कर सकते हैं, और नहीं याद है तो हम डिराइव करेंगे। रेजिस्टेंस को याद करने का भी तरीका है। मोस्टली कैपेसिटर के रिजल्ट हमको याद होते हैं, जैसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो रिजल्ट जनरली ऐसा देखा गया है कि याद रहता है। हाँ, कैपेसिटेंस सिलेंडर्स के केस में होता है 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एल अपॉन एल एन ऑफ R2 बाय R1। जनरली ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, ऐसा देखा गया है कि कैपेसिटेंस में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर एक और कंसेप्ट हुआ करता था कि किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी मीडियम के लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट आता है आरसी, जिसको टाइम कांस्टेंट कहा गया है, वो चाहे स्फेरिकल ज्योमेट्री हो, सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, प्रोडक्ट आरसी ज्योमेट्री के इंडिपेंडेंट होता है, और ये रेजिस्टिविटी इंटू एप्सिलॉन इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। तो इससे भी हम लोग आर मतलब चाहे तो याद कर सकते हैं, अगर वैसे याद नहीं आ रहा मान लेते, सपोज कैपेसिटेंस याद है और ये याद है, तो हम आर को डिराइव कर लेंगे यहाँ से, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से। एक ऑप्शन ये है। और इन केस अगर रेजिस्टेंस नहीं याद है मेरे को, मान लीजिए सपोज कि रेजिस्टेंस नहीं याद आ रहा है मेरे को, ये कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो बैकअप ये है कि मतलब ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बैकअप देखिए। ऑल्टरनेट क्या है कि फिर वो डिफरेंशियल फॉर्म में आइए, डी क्यू बाई डी टी, जिसको कि एच लिख रहे हैं, एच बराबर डी क्यू बाई डी टी इज माइनस के सिलेंडर का एरिया 2 पाई स्मॉल आर एल एंड डी टी डिवाइडेड बाई डी स्मॉल आर, जो माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स वो वाला फॉर्म। तो इससे क्या करेंगे कि इसमें वही कंसेप्ट लगाएंगे कि ये जो एच है ये स्मॉल आर पे डिपेंड करेगा नहीं, एच कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर। तो एच इंटू डी स्मॉल आर बाई स्मॉल आर इज माइनस के 2 पाई एल एंड डी टी। मतलब डेरिवेशन या तो याद करें, आर की लिमिट R1 से R2 करके, और टेम्परेचर की लिमिट T1 से T2 करके पहले एच निकालेंगे। यहां से पहले एच निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस याद होता तो हमारा इतना टाइम बच जाता, नहीं याद है तो इस मेथड से पहले एच निकाल लेते। अब जब एच निकाल लेंगे तो टेम्परेचर और स्मॉल आर में रिलेशन निकालना है। फिर यही वाला स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे, फिर से सेम स्टेप फिर से होगा, यही स्टेप फिर से रिपीट करेंगे, और आप सिर्फ ये कर देंगे, पहले एच निकाल लेंगे, देन सेम इक्वेशन को दोबारा लगाएंगे। अब अपर लिमिट स्मॉलर कर देंगे, अपर लिमिट स्मॉलर, एंड यहाँ पर T2 की जगह टी कर देंगे, तो टेम्परेचर में और स्मॉल आर में रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि पहले एच निकाल चुके हैं, उस एच को यहाँ रख करके टेम्परेचर में और स्मॉल आर में रिलेशन निकाल सकते। तो इन तीन क्वेश्चंस का पर्पस मेरा सिर्फ ये समझाने का था कि कंडक्शन वाले प्रोसेसेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो ये तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आप एच ना निकाल लें। एच दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस मेथड से डिराइव करके, और या फिर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है और वो बाहर जा रही है।
जैसे हमने वायर का एग्जांपल लिया, इस तरीके कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अंदर एक मेल्टिंग आइस डाल दें कि आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस मेल्ट होने से हीट निकलेगी, सॉरी, जो वो हीट बाहर जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं से हमको हीट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या तो डायरेक्ट दी जाएगी, नहीं तो इनडायरेक्टली हम ऐसे निकालेंगे। तो एक कंसेप्ट आपका ये हो गया। अब जैसे 15th नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो सेम ही चीज है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में डेटा इस तरीके से ढूंढेंगे तब तो आपको लिंक मिलेगा कि कैसे चलना है इसमें, और अदरवाइज इन क्वेश्चंस को पकड़ पाना टफ होता है कि क्या करें हम। 15th नंबर क्वेश्चन में जैसे दो स्फीयर दे रखे हैं हमें, दो स्फेरिकल शेल्स दे रखे हैं, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, और इनके बीच में कोई मीडियम है, चारकोल दे रखा है, चारकोल इनके बीच में लगाया है। और अब देखो इसमें डायरेक्ट दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एनर्जी सप्लाइड, तो अब हमें एच निकालना नहीं, वो तो दे रखा है, खुद ही दे रखा है कि एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं वो 10.8 वॉट, तो एच इज ऑलरेडी गिवन। टेम्परेचर डिफरेंस भी दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, एच गिवन है, और कंडक्टिविटी पूछा गया है। तो टाइम बचाने के लिए तो ये कर सकते थे कि अगर एच बराबर टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में एच की वैल्यू 10.8 गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। अब प्रॉब्लम वही आएगी कि अगर स्फेरिकल मीडियम्स का रेजिस्टेंस याद है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें डेरिवेशंस करनी पड़ेगी। स्फेरिकल मीडियम का रेजिस्टेंस भी उसी कैपेसिटेंस वाले रिजल्ट से याद कर सकते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी डिराइव किया गया है कि इस टाइप के मटेरियल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं। करंट वाले चैप्टर में इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू रो R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई R1 R2 इस तरीके से आई थी करंट वाले चैप्टर में। तो मैं रिक्वेस्ट सजेशन मेरा ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और इन्हीं के रेजिस्टेंसेस तीनों याद करें। रजिस्टिविटी की जगह पर, मतलब अगर यही चीज हीट में लगाते हो तो रजिस्टिविटी को हटा करके 1 अपॉन कंडक्टिविटी कर दें, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो डायरेक्टली आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया कंडक्शन मेथड से। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलिए जहाँ रेडिएशन मेथड है। इसके ऊपर चलते हैं 14 वगैरह क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िए कि क्या दिया है इन्होंने। और फोर्टीन नंबर क्वेश्चन में आइडिया बता जाओ जल्दी से कि कैसे करना है इसको। इन्होंने कहा कि दो स्पीयर्स हैं आइडेंटिकल साइज के, एक कॉपर का है दूसरा एल्यूमिनियम का है, सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड है, लार्ज होल इन द ब्लॉक ऑफ मेल्टिंग आइस। बेसिकली क्या होता है कि जब से कोई चैम्बर टाइप की चीज हो, कैविटी चैम्बर, जैसे कहा जाए कि कोई एक चैम्बर है या फिर कोई कैविटी है, और इसके अंदर अगर आपने कोई स्फेरिकल बॉडी या फिर कोई और बॉडी रखी है, चैम्बर के इनसाइड अगर हमने कोई एक बॉडी रखी है और उसमें इन्होंने कह रखा है कि मान लो इसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है, सपोज इस बॉडी का कुछ इनिशियल टेम्परेचर है T0 और चैम्बर का टेम्परेचर है टी चैम्बर, बॉडी का टेम्परेचर T0 है और ये TC है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो चैम्बर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है।
तो वही वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें बॉडी का टेम्परेचर और टाइम में क्या रिलेशन आएगा, इसका टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। कंडक्शन वाले मेथड्स में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेम्परेचर एट अ पोजीशन कैसे निकालते हैं, हीट फ्लो का रेट कैसे निकालते हैं, और रेडिएशंस वाले न्यूमेरिकल्स में जहां पर रेडिएशंस हो रही है वहां पर हमारे को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, टेम्परेचर और टाइम में वेरिएशन किस तरीके से होगा। कंसेप्ट इसका ये है कि ये जो बॉडी है इसका मास भी प्रोवाइडेड है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोवाइडेड है, सब कुछ दिया होगा। तो ये अपना टेम्परेचर लूज कर रहा होगा क्योंकि यहां से चैम्बर की तरफ हीट का फ्लो हो रहा होगा बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन वाले मेथड में रेट ऑफ हीट फ्लो, अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट जा रही है बाय द रेडिएशन मेथड, तो अब आपका dq by dt का फॉर्मूला, नाउ द dq by dt इन अ रेडिएशन मेथड, कंडक्शन मेथड के बाद अब रेडिएशन, नाउ द इट इज सिग्मा इंटू एमिजिविटी इंटू a एंड t टू द पावर 4 माइनस। अब यहां पर जानबूझ के मैंने दोनों को t लिखा है, इसमें रूल ये था, रूल समझिएगा, बिकॉज हीट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगी ये डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है या फिर चैम्बर का टेम्परेचर ज्यादा है। दोनों में से जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा है हीट उसी हिसाब से फ्लो करेगी। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कोई भी हो, बॉडी से चैम्बर हो चाहे चैम्बर से बॉडी, एरिया हमेशा आप बॉडी का रखोगे, इन ऑल केसेस इट इज बॉडी एरिया, चाहे बॉडी से चैम्बर की तरफ हीट जा रही हो चाहे चैम्बर से बॉडी की तरफ आ रही हो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये दोनों के फोर्थ पावर का डिफरेंस। तो यहां पर जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बॉडी का टेम्परेचर माइनस चैम्बर का टेम्परेचर, मतलब यहां दोनों की टेम्परेचर की फोर्थ पावर में डिफरेंस लिया गया है। आउटसाइड आपको ये रखना है, फंडामेंटल रूल याद रखिएगा, रेडिएशन में रेट ऑफ हीट फ्लो ये है, कंडक्शन में पावर 4 नहीं आती है उसमें। एरिया विल ऑलवेज बी ऑफ द बॉडी, चाहे ये चैम्बर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इनफाइनाइट साइज का हो चाहे फाइनाइट साइज का चैम्बर हो, एरिया विल बी ऑलवेज ऑफ दिस बॉडी। उसके बाद क्या करेंगे, अगर बॉडी से हीट निकल रही है, अगर इस बॉडी से हीट निकल रही है तो आप माइनस का साइन लगाओ, अगर बॉडी से निकल रही है तो माइनस, और अगर बॉडी में हीट आ रही है तो प्लस का साइन। ये थर्मोडायनेमिक का वो कन्वेंशन है कि अगर सिस्टम से हीट बाहर जाएगी तो नेगेटिव और सिस्टम में हीट आएगी तो पॉजिटिव। बॉडी को हमने सिस्टम माना है, तो अगर इस सिस्टम में से हीट निकल रही है तो माइनस का साइन, हीट सिस्टम में आ रही है तो प्लस का साइन। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी से चैम्बर में जा रहे हैं, तो माइनस का साइन। उसके बाद जो Q है वो आप कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग रखोगे, ये Q कैलोरीमेट्री के हिसाब से आएगा। कैलोरीमेट्री में ये देखा जाता है कि यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रही है, मतलब बॉडी में कौन सा प्रोसेस चल रहा है। बॉडी कैलोरीमेट्री में दो तरीके की प्रोसेस है, या तो टेम्परेचर वेरिएशन या फिर उसकी मेल्टिंग वगैरह हो सकती है, या फिर अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है तो कंडेंसेशन हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है, बॉइलिंग हो सकती है, फ्रीजिंग हो सकती है, या फिर इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर घट सकता है। तो जो भी वहां पर फिनोमिना हो रहा होगा, बॉडी में जो भी फिनोमिना होगा क्यू उसके हिसाब से होगा। अगर फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो क्यू की जगह ml रखेंगे। और अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो इसी क्यू की जगह पर m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर रखते हैं, या तो ml रखते हैं या mst रखते हैं, डिपेंडिंग की प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड जितने भी क्वेश्चन जेई के पीवाईक्यूज में हैं या फिर जो और आएंगे उन सबका बेस एक ही है, इसके अलावा और कोई बेस नहीं है।
तो हमारे इस क्वेश्चन में दोनों ही सॉलिड स्फीयर्स है, कॉपर और एल्यूमिनियम, उनके टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से टेम्परेचर वेरी हुआ है, तो हम लोग क्यू को MS-T रखेंगे, MS-T, और एज्यूम कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो M और S को हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, ये बन जाएगा D ऑफ कैपिटल T अपॉन dt इज माइनस सिग्मा E बॉडी का एरिया T टू द पावर 4 माइनस T चैम्बर टू द पावर 4, ये T बॉडी का टेम्परेचर है, T मतलब बॉडी का टेम्परेचर, तो यहां पर भी टेम्परेचर बॉडी का है। ये इसकी कंडीशन है। अब यहां पर देखो, इन्होंने जो टेम्परेचर चेंज दिया है आपको, जो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर में चेंज दिया है वो बहुत ज्यादा नहीं दिया है, 3 से 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 3 से 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अगर आप देखो तो अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी चेंज हो रहा होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी, बट टेम्परेचर में चेंज 3 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस हुआ है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। तो फॉर स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का चेंज काफी स्मॉल वैल्यू से हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग ये वैल्यू कांस्टेंट रही होगी, ऑलमोस्ट इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। मतलब बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस हो गया, 50 से 49, तो जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, तो फॉर दिस स्मॉल चेंज ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, और जब इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं अप्रोक्सीमेशन के बेस पे, तो ये dt और dt हटा करके डेल्टा कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम कर सकते हैं, मतलब ओरिजिनल रिजल्ट आपका डिफरेंशियल फॉर्म में है, बट इसको डेल्टा फॉर्म में तब लिख सकते हो टेम्परेचर वेरिएशन काफी स्मॉल दिया गया। तो इन क्वेश्चंस में आपको ये करना है, जो ये 14th नंबर क्वेश्चन है उसमें हम यहाँ पर डेल्टा टी लगाएंगे और यहाँ पर भी हम डेल्टा टी लगाएंगे, और बॉडी का टेम्परेचर क्या रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हम यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस, पहली बात तो सेल्सियस में नहीं रखेंगे, केल्विन में रखेंगे, केल्विन में भी हम 3 रखेंगे कि 1 रखेंगे, उसमें यहाँ पर एवरेज वैल्यू पुट कर लीजिए, 3 और 1 की एवरेज वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पर चैम्बर, एक तो ये हो गया। अगर टेम्परेचर का चेंज बड़ी वैल्यू पे हो रहा है, ये स्मॉल चेंजेस के लिए, लार्जर चेंजेस है, टेम्परेचर में चेंज काफी बड़ा है, तो फिर इसको डेल्टा नहीं मान सकते आप, और तब प्रॉपर इंटीग्रेशन मेथड होगा, बट उसमें चैलेंज आता है, क्योंकि अगर हम इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ये m/s हम मान लो यहाँ लाएंगे, और ये वैल्यू डिनोमीटर में लाएंगे, तो मतलब यहाँ पर t बॉडी टू दी पावर 4 माइनस t चैम्बर टू दी पावर 4 बन जाएगा, और इधर dt हो जाएगा। दिक्कत ये है कि ये इंटीग्रेट हो नहीं सकता, मतलब हो सकता है, मतलब ये है कि अब आप करना चाहो तो इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं इसको, कि टाइम की लिमिट हम 0 से t रख देंगे, और बॉडी के टेम्परेचर की लिमिट इनिशियल टेम्परेचर से कैपिटल T मान लेंगे। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है यहाँ पर मैथ्स की प्रॉब्लम, कि इंटीग्रल dx अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4, अगर ये इंटीग्रेशन आता है तब तो ये हो पाएगा, एल्स नहीं हो पाएगा। अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते। इसीलिए हमारे क्वेश्चंस में
दो तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों तरीके के पूछे जाएंगे। या तो हमारे सामने क्वेश्चन ये देते हैं जिसमें चैम्बर 0 केल्विन पे होगा, ये सारा काम इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जा रहा है। न्यूमेरिकल्स में ये सारा काम सिंप्लीफिकेशन के लिए होता है, बिकॉज ये इंटीग्रेशन हार्ड है, डिफिकल्ट है। या तो हम चैम्बर को 0 केल्विन पे कर दें तो ये इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर चैम्बर 0 केल्विन पे हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगी तो ये इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। या तो एक ये काम करते हैं, और या फिर क्वेश्चन में एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर और चैम्बर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये दोनों वैल्यूज काफी क्लोज है, टीबी और टीसी बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट बराबर वैल्यूज है, जिसको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहा गया है। तो ये दोनों चीजें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए है। या तो चैम्बर 0 केल्विन पे देंगे सो दैट कि ये इंटीग्रेशन किया जा सके, और या फिर ये कहेंगे कि टीबी और टीसी लगभग बराबर वैल्यूज है, ऑलमोस्ट बराबर वैल्यूज। तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि टीबी और टीसी ऑलमोस्ट बराबर है, अगर ये लगभग बराबर वैल्यूज है, तो फिर ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर बन जाएगा हमारा टीबी माइनस टीसी, क्योंकि टीबी टू दी पावर 4 माइनस टीसी टू दी पावर 4, इसको हम लिख लेंगे टीबी स्क्वायर प्लस टीसी स्क्वायर, एंड देन टीबी प्लस टीसी, टीबी माइनस टीसी, ये लिख लेंगे इसको। और जब टीबी और टीसी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, ये दोनों लगभग बराबर है, ये दोनों भी लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये 2 टाइम्स टीसी स्क्वायर, ये 2 टाइम्स टीसी, ये वैल्यू 4 टाइम्स टीसी क्यूब, एंड देन टीबी माइनस टीसी। तो जो डिनोमिनेटर था वो सिंप्लीफाई होकर के 4 टीसी क्यूब एंड टीबी माइनस टीसी बन जाएगा। तो ये काम भी आपके इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया कि अब ये चीज इंटीग्रेट हो जाएगी एंड बॉडी के टेम्परेचर में और टाइम में रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब 3 तरीके के ही न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं, या तो टेम्परेचर में जो चेंज है वो 1/2 डिग्री सेल्सियस का रहा हो, जिससे कि हम रेट ऑफ हीट फ्लो को कांस्टेंट मान के निकाल लें, या चैम्बर को 0 केल्विन पे कर दें, या फिर बॉडी और चैम्बर में डिफरेंस स्मॉल ले लें, सो दैट कि हमारा मैथमेटिकल पार्ट सिंप्लीफाई रहे। जब ये वाला एजम्पशन लगाते हैं कि बॉडी और चैम्बर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये जब इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करते हैं, मतलब जब ये चीज प्रॉपरली इंटीग्रेट करके इसका आंसर लाते हैं, तो ये आंसर फिर हमारा ऐसे आ जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड टेम्परेचर एट टाइम t is equal to temperature difference between the body and temperature at time t equal to 0 and e raised to the power minus lambda t। ये बन जाता है ये, जिसमें लैम्डा कूलिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, लैम्डा कूलिंग कांस्टेंट है। जो लैम्डा है जिसको हम कूलिंग कांस्टेंट के नाम से बोलते हैं, ये कांस्टेंट जब वो इंटीग्रेट करेंगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आती है 4e सिग्मा a t ऑफ चैम्बर क्यूब अपॉन ms, ये वैल्यू निकल के आती है। वो जब इंटीग्रेशन खुद से करेंगे तब समझ में आएगा। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस आफ्टर टाइम t बराबर टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली एंड e टू द पावर माइनस लैम्डा t, जो ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिविटी लॉ के जैसा है, डिके के लॉ के जैसा है। तो 14th क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि उसमें आपको एवरेज वाले मेथड से जाना है, और
ये इसलिए डिस्कस किया है कि कुछ क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर भी आए हुए हैं, एक आध पीवाईक्यू में इसका डेरिवेशन भी मांगा गया है। और अगर उस फोर्थ पावर का इंटीग्रेशन करना आता होगा तो फिर हमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद आते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें जो बात कही गई है वो ढंग से समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। ये उसके ऊपर है, सरफेस टेम्परेचर। 13 क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द सरफेस टेम्परेचर, फाइंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्मॉल प्लैनेट हैविंग सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन विद अ टाइम पीरियड ऑफ टी। मतलब सन के अराउंड, इसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में कोई प्लैनेट है, मतलब इसके अंदर कोई एक प्लैनेट है जो कि मूव कर रहा है इसके अराउंड, स्मॉल प्लैनेट। ऑर्बिट का रेडियस प्रोवाइड किया गया इसमें, ऑर्बिट का रेडियस, सॉरी ऑर्बिट का रेडियस नहीं दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है इसका कि इस प्लेनेट के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड दिया है। यहाँ पर ग्रेविटेशन चैप्टर का काम है। ग्रेविटेशन में सर्कुलर ऑर्बिट्स में टाइम पीरियड का रिजल्ट रहता है। तो वो रिजल्ट ये था कि टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स इज 2 पाई अपॉन रूट कैपिटल जी इंटू एम। इसमें जो एम होता है, जब इसको ग्रेविटेशन में रिवाइज करेंगे तो इसमें जो मास होता है वो हमेशा सन का लेते हैं जिसके अबाउट रिवॉल्व हो रहे हैं, एंड ऑर्बिट की रेडियस टू दी पावर 3/2। ये केपलर थर्ड लॉ में आता है, थर्ड ऑफ केपलर, जिसमें टाइम पीरियड का स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शन में है। तो टाइम पीरियड का जो डेटा दिया गया है उससे बेसिकली स्मॉल आर निकालना है आपको, यानी कुल मिलाकर के ऑर्बिट का रेडियस मिल गया। सन का रेडियस भी गिवन है, सन का टेम्परेचर दिया हुआ है, और इस प्लेनेट का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट लगाओ। थर्मल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी सन में और प्लेनेट में थर्मल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्या बोलता है कि सन के थ्रू जितनी भी एनर्जी रेडिएशन फॉर्म में प्लेनेट पर फॉल करेगी, सन के थ्रू जितनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इस प्लेनेट पर फॉल करेगी, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ये प्लेनेट अपने सरफेस से रेडिएट करेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम, सन से जो रेडिएशन आ रही होंगी उन रेडिएशन का कुछ पार्ट, सोलर रेडिएशन का कुछ पार्ट इस प्लेनेट पर फॉल करेगा, और प्लेनेट अपने सरफेस से जो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा वो बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली हमको दोनों को इक्वल करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लेनेट अपने सरफेस से जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो कितना है अपने सरफेस से। तो प्लेनेट अपने सरफेस से जो रेडिएट करेगा वो स्टीफन लॉ से आ जाएगा, और सोलर रेडिएशन का कितना पार्ट ये रिसीव कर रहा है। यहां पर अभी कुछ 1 2 3 क्लास पहले एक वेव की जो एनर्जी वाली क्लास होती है, जब हम लोग वेव का एनर्जी फ्लो वाला आर्टिकल पढ़ रहे थे कि जब एनर्जी वेव के फॉर्म में फ्लो होती है, तो उसमें एक कंसेप्ट डिस्कस हो रहा था कि क्योंकि रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो एनर्जी हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं वो वेव के फॉर्म में ही कर रहे हैं। उसमें कंसेप्ट ये लगाओगे, यूजुअली ये जो रेडियस होती है ऑर्बिट का रेडियस ये काफी ज्यादा होती है, और ऐसा माना जाता है कि जो सोलर रेडिएशन आती है वो जब उस प्लेनेट पर गिरती है तो ऑलमोस्ट पैरेलल बीम के फॉर्म में आती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सन के थ्रू जो एनर्जी एमिट हो रही है, यहां से जो एनर्जी निकलेगी स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग, सिग्मा
एरिया ऑफ द सन एंड टी एस टू द पावर 4। स्टीफन लॉ के हिसाब से इतनी एनर्जी यहां से एमिट हो रही है पर सेकंड। ये एनर्जी पर सेकंड यहां से एमिट हुई, मतलब कि ये पावर हो गई, ये पावर ऑफ द सोर्स हो गई। जो सोर्स एनर्जी एमिट कर रहा है ये उसकी पावर है। पावर डिवाइडेड बाय, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर उस इंटेंसिटी निकालेंगे। अब इसको पावर ऑफ वेव मान लीजिए, सन को सोर्स ऑफ द वेव मान लेंगे, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। उन वेव की इंटेंसिटी स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकालने के लिए पावर डिवाइडेड बाय 4πr², इंटेंसिटी आ गई है। ये वेव की इंटेंसिटी हो गई, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन के फॉर्म में इधर से आ रही होगी, उन वेव की इंटेंसिटी आ गई। और उस वेव की इंटेंसिटी को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करें, वेव इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, बट यहाँ पर ध्यान देना होता है कि वेव इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया जब करते हैं तो ये इससे मालूम चलता है कि उस वेव में कितनी एनर्जी आगे प्रोपोगेट हो रही है। तो जो वेव इस प्लैनेट्स पर फॉल करेंगी वो एक पैरेलल बीम के फॉर्म में आ रही है। तो हम लोगों ने वेव की इंटेंसिटी निकाल ली है। अब उस वेव में कितनी एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है ये निकालने के लिए आपको उस वेव का एरिया चाहिए। वेव का एरिया मतलब वो वेव कितने एरिया से प्रोपोगेट हो रही है। और अगर ये पैरेलल बीम के फॉर्म में जा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पैरेलल बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पैरेलल बीम जो होगा वो उस प्लेनेट के सर्कुलर अपर्चर के बराबर होगा। जो प्लेनेट का सर्कुलर अपर्चर है उतना ही एरिया इस वेव में कंसिडर किया जाएगा, मतलब सरफेस एरिया नहीं लेंगे इसका, क्योंकि इंटेंसिटी इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय एरिया थ्रू विच वेव इज फ्लोइंग। एरिया थ्रू विच वेव इज फ्लोइंग में वेव पैरेलल बीम के फॉर्म में आ रही है। पैरेलल बीम का एरिया स्फीयर के अपर्चर एरिया के बराबर होगा, दैट मीन्स पाई रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। तो ये वो एनर्जी है जो कि पैरेलल बीम के फॉर्म में प्लेनेट पर फॉल कर रही है, और ये प्लेनेट इसके बराबर की एनर्जी अपने एंटायर सरफेस से, अपने एंटायर सरफेस से रेडिएट कर रहा होगा। सो दिस इज सेम इक्वल टू सिग्मा एरिया ऑफ प्लेनेट एंड टेम्परेचर ऑफ प्लेनेट टू दी पावर 4। इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहा गया। ये पैरेलल बीम इंटू पाई आर स्क्वायर का कंसेप्ट भी पीवाईक्यू में। इसके बाद क्विकली थोड़ा सा और जल्दी से देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन अब आप अपने आप कर सकते हो, वीन्स लॉ पढ़ा दिया गया है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। वो वीन्स लॉ और स्टीफन्स लॉ का कंबाइंड क्वेश्चन है, 12th किया जा सकता है। 11th नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन हुआ था उससे करेंगे, मतलब जो जो डिस्कशन 14th नंबर क्वेश्चन के लिए किया गया है, जो डिस्कशन 14th नंबर क्वेश्चन में किया है वही डिस्कशन, वही थ्योरी, सेम चीज 11th क्वेश्चन में लगानी है। 12th नंबर क्वेश्चन स्टीफन्स लॉ और वीन्स लॉ के कंबाइंड एप्लीकेशन हो जाएगी। अब ये 10th वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो 9th और 10th दो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, अगर इनको समझ जाएंगे तो हीट ट्रांसफर ऑलमोस्ट कर सकते हैं। टेंथ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पहले 3 लाइनें पढ़े अगर 10th नंबर क्वेश्चन में कि एक सॉलिड बॉडी है जिसकी कैपेसिटी दी गई है, सॉलिड बॉडी कैपिटल एक्स ऑफ हीट कैपेसिटी कैपिटल, और एक एटमॉस्फेयर में है जिसका टेम्परेचर 300 है और बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 400 है एंड इट इज कूलिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ।
सो 10th नंबर क्वेश्चन में जो बॉडी आपको दी गई है उसका नाम कैपिटल एक्स रखा गया है। इनिशियली वो 400 केल्विन पर है, एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर है, और फिर वो कह रहे हैं कि वो बॉडी न्यूटन लॉ से कूल हुई है और उसका T1 टाइम बाद टेम्परेचर 350 हो गया, मतलब ये 350 केल्विन हो जाता है एट T1 टाइम। रिवर्स मेथड से हम लोग इसीलिए आए थे क्योंकि रिवर्स प्रॉब्लम इसीलिए स्टार्ट की थी। अभी जो एक रिजल्ट दिखा था आपसे कि जब अगर न्यूटन लॉ वाली कूलिंग दे रहे हैं आपको तो वो वाला कंसेप्ट कि टेम्परेचर डिफरेंस एट टाइम टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस एट टाइम टी बराबर 0 एंड e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। कोई भी बॉडी जो न्यूटन लॉ से कूल होगी वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। सो इस T1 टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर 350, एटमॉस्फेयर का 300, तो डिफरेंस 50 का बचा, डिफरेंस इज 50। जबकि बिगिनिंग में 400 और 300, सो डिफरेंस वाज 100 एंड e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। मतलब अगर ये कहा जा रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लग रहा है तो अब दोबारा इसको डिराइव नहीं करेंगे, वहां पर हम लोगों ने कर लिया है, इसको डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे। नाउ अब वो कह रहे हैं कि इस टाइम पर जो T1 टाइम है, इस टाइम पर जाकर के क्या किया हमने कि बॉडी को एक दूसरी बॉडी वाई से कनेक्ट कर दिया थ्रू कंडक्टिंग रॉड। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें कि पहले ये न्यूटन लॉ से कूल हुआ, जब इसका टेम्परेचर 350 आ गया उस समय इस बॉडी को किसी कंडक्टिंग रॉड से एक दूसरी बॉडी वाई से कनेक्ट कर दिया गया। मतलब पहले 400 से 350 तक न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग चला, 350 पर आने के बाद इस बॉडी को दूसरे बॉडी वाई से कनेक्ट कर दिया और वो बॉडी वाई 300 केल्विन पर है। तो अब ये कह रहे हैं कि अब आगे टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। जब तक इसको बॉडी वाई से कनेक्ट नहीं किया था तब तक टेम्परेचर वाज चेंजिंग बाय दिस इक्वेशन। टेम्परेचर चेंज इस इक्वेशन से हो रहा था तब तक जब तक कि वाई कनेक्ट नहीं हुआ था। तो वाई के कनेक्ट होने के बाद टेम्परेचर चेंज की इक्वेशन अब बदल जाएगी। तो अब सिचुएशन ये हो गई, देखिए ये इक्वेशन याद रखेंगे, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू निकाल चुके हैं, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू हाफ आ चुकी है। अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद का क्वेश्चन ये है कि बॉडी एक्स 350 केल्विन पर है, बॉडी वाई 300 केल्विन पर है और एटमॉस्फेयर भी 300 केल्विन पर है। इसके बाद दोनों मोड काम कर रहे हैं। अब जो हीट है वो दोनों दोनों कंबाइंड हो गई, रेडिएशन कंडक्शन मिक्स हो गया इसमें। बॉडी एक्स से कुछ अमाउंट ऑफ हीट कंडक्शन मेथड से जाएगा, एक्स से वाई कंडक्ट होगा और बाकी की हीट रेडिएट होगी। मतलब अब रेडिएशन कंडक्शन दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम dq बाई dt क्या रखेंगे, देखिए dq बाई dt उस बॉडी के लिए, मतलब ये जो x वाली बॉडी है, अगर इसके लिए dq बाई dt लिखना हो आपको तो पहले तो कंडक्शन मेथड से जाएगी। जो कंडक्शन मेथड से जाएगा वो कंडक्टिविटी इंटू एरिया अपॉन एल, बॉडी का टेम्परेचर माइनस 300 केल्विन, ये कंडक्शन से। साथ में रेडिएशन भी हो रहा है तो प्लस जो रेडिएशन हो रहा है उसके लिए सिग्मा। अब यहाँ पर एरिया में ध्यान रखिए, कंडक्शन में जो एरिया है वो इस रॉड का एरिया है, एरिया ऑफ रॉड, और
रेडिएशन में जो एरिया है वो बॉडी का सरफेस एरिया है, तो सिग्मा इंटू बॉडी का सरफेस एरिया, बॉडी की ब्लैक बॉडी मान लेंगे तो एमिसिविटी 1 कर दी, एमिसिविटी 1 मान कर, सिग्मा इंटू एरिया इंटू बॉडी की टेम्परेचर का 4th पावर माइनस एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर का 4th पावर। तो दोनों मोड काम कर रहे हैं इसमें, एंड क्योंकि बॉडी अपनी हीट लूज कर रही है सो माइनस का साइन, माइनस क्योंकि हीट लॉस कर रहे हैं। और बॉडी में जो थर्मोडायनेमिक फिनोमिना हो रहा है, मतलब ये जो क्यू निकालने के लिए, जिसके मैंने कहा था कि कैलोरीमेट्री पे जाइएगा, बॉडी अपना टेम्परेचर लूज कर रही है, तो ये जो क्यू है टेम्परेचर लूज करने वाली कंडीशन में इसको मास स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर कर देगी, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन जब बन जाएगी तो इंटीग्रेट करके इसका भी आंसर ला सकते हैं। बट यहाँ पर दिक्कत फिर वही आएगी कि क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट होगी नहीं, इसीलिए क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन डाल दिया जाता है कि आप न्यूटन लॉ लगा लें। न्यूटन लॉ लगाने का मतलब ये होता है कि ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट बराबर है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन काम करता है। टी टू दी पावर 4 माइनस टी ए टू दी पावर 4 को अप्रोक्सीमेटली फिर वैसे ही टी स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर टी प्लस टी ए टी माइनस टी ए, ये लिख देंगे। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में इन दोनों को लगभग बराबर माना जाता है, टी और टी ए को लगभग बराबर माना जाता है, तो ये चीज अप्रोक्सीमेशन के बेस पर, मतलब ये जब अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और टी और टी ए ऑलमोस्ट बराबर मान लेंगे, जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये ऑलमोस्ट 4 टी ए क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। एंड अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी वो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी और आंसर निकाल सकते हैं इसका। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद क्यू को हम क्या लिख रहे हैं, क्यू को लिखने के लिए हमेशा कैलोरीमेट्री की फिनोमेना को देखें। माइनस प्लस इस हिसाब से देखा जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। तो जो 9th नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी वही चीज है, इन्होंने एक सिलेंडर दिया और उसको नीचे एक, जो सिलेंडर है उसके नीचे एक मेटल की डिस्क रखी है और यहाँ पर एक सिलेंडर है। इसका टॉप फेस 400 केल्विन पर मेंटेन है, 400 केल्विन पर कांस्टेंट है। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है एरिया और मास सब दे रखा है, मतलब डिस्क का मास क्वेश्चन में दिया गया है, सिलेंडर की लेंथ क्वेश्चन में दी गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, यानी कि रेडियस दे रखा है एक तरीके से, मेटल डिस्क के इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है कि 300 केल्विन, ये इनिशियली बिगिनिंग में 300 केल्विन है ये। मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है और पूछा यह गया है कि ये 300 से 350 कितने टाइम बाद हो जाएगा, मतलब 350 केल्विन कितने टाइम बाद हो जाएगा ये क्वेश्चन है आपका। और थर्मल कंडक्टिविटी सिलेंडर की प्रोवाइड, तो फिर वही कहानी है।
मेटल डिस्क का टेम्परेचर 300 से 350 कितनी देर बाद होगा, ये पूछ रहे हैं वो आपसे। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये टेम्परेचर कैपिटल टी है। कैपिटल टी इसका टेम्परेचर मान लेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और अगर ये टेम्परेचर कैपिटल टी मान लेंगे और ऊपर 400 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 400 माइनस टी, और क्योंकि कंडक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, तो टेम्परेचर डिफरेंस इंटू के इंटू ए अपॉन एल, रेट ऑफ हीट फ्लो। ये हीट सिलेंडर से फ्लो करके मेटल के पास जा रही है, मतलब मेटल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ मेटल का हीट, एंड हीट ऑफ मेटल वैसे ही एम स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर और टाइम में डिफरेंशियल इक्वेशन है। टेम्परेचर 300 से 350 होना है, तो टाइम इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं कितना है। एक 7th नंबर क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है एक्चुअली। 7th नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। और हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन उसका जो शेल है उसको ब्लैक एंड कर दिया गया है और उसका टेम्परेचर इतना दे रखा है। मतलब वो 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्पेस स्टेशन है, सरफेस को ब्लैक करा गया है, मतलब वो ब्लैक बॉडी बना दिया गया है इसको, सरफेस को ब्लैक करके ब्लैक बॉडी बना दिया गया, और इसके टेम्परेचर की वैल्यू 500 केल्विन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर इसका मेंटेन किया गया है, टेम्परेचर जो मेंटेन किया गया है उसकी वजह बताई गई है। मेंटेन्ड ड्यू टू ऑपरेशन, मतलब अंदर कोई अप्लायंसेस लगा रखे हैं, कुछ अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये टेम्परेचर मेंटेन है। नाउ सिंपल सी बात, एक सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। स्टीफन लॉ बोलते हैं कि सरफेस की वजह से हीट बाहर जाती है। किसी भी सरफेस का टेम्परेचर अगर होगा तो यहाँ से हीट बाहर जाएगी बाय द रेट ऑफ सिग्मा ए टी टू द पावर 4। इतनी हीट पर सेकंड सरफेस से निकलनी चाहिए एज पर स्टीफन लॉ। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर को मेंटेन करा जा रहा है, इसका मतलब जो हीट इसमें से बाहर जा रही है इसको कंपनसेट किया जा रहा है। मतलब अंदर जो अप्लायंसेस लगा रखे हैं हमने, वो इतनी ही हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं। स्टेशन के अंदर से इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो रही है इसको, मतलब हीट गिवन इज डायरेक्टली इक्वल टू दिस। जितना हीट देंगे उतना ही बाहर जाएगा, तब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि उसी स्टेशन को, सेम स्टेशन को ऑलमोस्ट सेम साइज का एक दूसरा स्फीयर इसके चारों तरफ लगा दीजिए, मतलब इसके ऊपर एक कवर कर दें इसको। ऑलमोस्ट सेम साइज का एक कवरिंग कर दी गई इसकी, एनवेलप लगा दिया गया इसके ऊपर एक। तो अब टेम्परेचर कितना होगा इसका, मतलब स्टेशन के बाहर अगर हमने कोई एनवेलप लगा दिया तो उस एनवेलप के लगाने से अब इस स्पेस स्टेशन का टेम्परेचर क्या होगा। और जो एनवेलप है वो भी ब्लैक बॉडी है, और स्पेस स्टेशन भी ब्लैक बॉडी है, दोनों ही ब्लैक बॉडी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, जो अंदर इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे थे वो तो अभी भी काम करेंगे,
स्टेशन के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे थे वो इंस्ट्रूमेंट तो अभी भी वर्किंग मोड में होंगे, तो इंस्ट्रूमेंट तो अभी भी उतनी ही हीट सप्लाई कर रहे होंगे जितनी पहले कर रहे थे। जो हीट वो इंस्ट्रूमेंट्स पहले सप्लाई कर रहे थे अभी भी उतनी ही हीट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब स्टेशन का जो सरफेस है, स्टेशन का जो सरफेस है, अब ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा सा हम फिगर को बड़ा करके दिखा रहे हैं कि जो एनवलप लगा रखा है आपने उसका क्या काम है। सरफेस से जो हीट बाहर जाएगी, सरफेस से जो भी हीट बाहर जाएगी रेडिएशन मेथड से, जो भी हीट ये सरफेस से रेडिएट करेगा वो एनवलप पे जाएगा, ये इस एनवलप पे आएगा, और साथ में अंदर से भी हीट आ रही है। नाउ एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, एक एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एनवलप है ये भी हीट रेडिएट कर रहा होगा, क्योंकि फिनोमिना तो सबके लिए एक ही है। ये एनवलप भी हीट रेडिएट कर रहा होगा और ये एनवलप दोनों तरफ हीट रेडिएट करेगा। यानी कि अब स्पेस स्टेशन का जो सरफेस है, स्पेस स्टेशन का जो सरफेस है उसको दो जगह से हीट मिल रही है। स्पेस स्टेशन को दो जगह से हीट मिल रही है, एक हीट जो अंदर के इंस्ट्रूमेंट है उनसे मिल रही है और एक हीट एनवलप से जो अंदर की तरफ आएगी। एनवलप से जो हीट निकलेगी उससे अंदर की तरफ जो हीट आएगी वो, और स्टेशन के इनसाइड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे जो हीट आ रही है वो, ये दोनों हीट मिल करके इस सरफेस को, स्टेशन की सरफेस पर दो साइड से हीट आ रही है, दोनों का समेशन स्टेशन का सरफेस रेडिएट करेगा, तभी इसकी थर्मल इक्विलिब्रियम होगी। स्टेशन के सरफेस की थर्मल इक्विलिब्रियम लाने के लिए स्टेशन का सरफेस जितनी हीट बाहर रेडिएट कर रहा है वो बराबर होनी चाहिए जितना कि वो रिसीव कर रहा है अंदर के अप्लायंसेस से और एनवलप से। एनवलप और स्टेशन ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं और सेम टेम्परेचर के हैं, सेम साइज सेम टेम्परेचर के हैं, इसको ध्यान रखना है, सेम साइज और सेम टेम्परेचर के हैं। तो अब मान लेते हैं कि नया टेम्परेचर इसका कुछ टी डैश है, टी डैश इसका नया टेम्परेचर मान लीजिए, न्यू टेम्परेचर इज टी डैश। नाउ जो हीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हीट अंदर से आएगी उसमें कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि वो हीट इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे थे, कवरिंग लगाने से अंदर के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो इंस्ट्रूमेंट अभी भी यही वाली हीट दे रहे होंगे। जो अंदर से हीट आ रही है वो सिग्मा ए इंटू टी टू दी पावर 4 ये हीट आ रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। और और इस प्रोसेस को समझिए जरा, जो हीट, क्योंकि स्टेशन स्टेशन पर एक हीट एनवलप से अंदर की तरफ आई है और एक हीट बाहर की तरफ गई है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से समझिएगा कि जो भी हीट स्टेशन से निकली उसका कुछ पार्ट बाहर निकल गया, ऐसे समझने के लिए कि अगर यहाँ से जो भी हीट बाहर गई है उसमें से कुछ हीट आउटवर्ड फ्लो कर गई और कुछ हीट रिटर्न कर गई। मतलब कि अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकला, अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकला उसमें से क्यू डैश वापस आ गया और क्यू डैश ही बाहर जाएगा क्योंकि ये सरफेस दोनों तरफ बराबर हीट भेजेगी। मतलब अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकला
तो उसमें से क्यू डैश लौट के वापस आ गया और क्यू डैश बाहर निकल गया। यानी इफेक्टिवली इफेक्टिवली अगर हम बात करें, जो हमने हीट क्यू बाहर रेडिएट करी उसमें से क्यू डैश वापस आया है और क्यू डैश चला गया इसमें से। तो कुल मिलाकर के जो बाहर फ्लो हो रहा है आपका, वो क्यू माइनस है क्यू डैश। क्यू अमाउंट जो हीट हमने यहां से निकाली थी और क्यू डैश हमने रिसीव करी है, तो नेट हमारा हो गया क्यू माइनस क्यू डैश। क्यू माइनस क्यू डैश बाहर जा रहा है एक तरीके से, क्यू माइनस क्यू डैश हमारा बाहर फ्लो हुआ। दैट मीन्स कि अब जो ये यहाँ से हीट रेडिएट करेगा उसको डबल अमाउंट रेडिएट करना होगा। इसको डबल अमाउंट रेडिएट करना होगा, इसलिए हाफ ऑफ द हीट इज कमिंग बैक, हाफ ऑफ द हीट इज कमिंग बैक। या ऐसे समझ लीजिए कि अब ये दो साइड से हीट रिसीव कर रहा है। पहले एक साइड से रिसीव कर रहा था, अब ये दो साइड से रिसीव कर रहा है। तो नाउ इट हैज टू एमिट डबल हीट। मतलब अब अगर हम बात करें, जितना हीट वो पहले रेडिएट कर रहा था उससे डबल हीट इसको रेडिएट करना है। दैट मीन्स की सिग्मा ए, जो भी इसका नया टेम्परेचर होगा उसकी पावर 4 बराबर, जो भी ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू बराबर होगी डबल ऑफ प्रीवियस वैल्यू। मतलब दिस इज ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वैल्यू। एनवेलप का काम ऐसे मान लीजिए, समझने के लिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब दो सरफेसेस हो गई, दो सरफेसेस से हीट बाहर जा रही है, दो सरफेसेस के थ्रू हीट बाहर निकल रही है, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से इसको समझिए, लेकिन इफेक्ट ऑफ एनवेलप क्या होगा एक तरीके से। डबल जब रिलीज करें, पहले का डबल जब करेंगे तो उसमें से आधा लौट के वापस आ जाएगा और आधा बाहर निकल जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट अभी भी उसी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं जिस एफिशिएंसी से वो पहले काम कर रहे थे। सिक्स नंबर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो अपने आप, ये उस कंसेप्ट के ऊपर है। हीट कंडक्शन में दो मीडियम्स को सीरीज में लगाने वाला कंसेप्ट, टू मीडियम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑन हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, और जंक्शन पर टेम्परेचर निकालने वाला लॉजिक। सिक्स क्वेश्चन में दो मीडियम सीरीज में है, जंक्शन पर कैसे टेम्परेचर निकालते हैं हीट कंडक्शन मेथड में, वो है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी स्टीफन लॉ के बेसिक एप्लीकेशन पर है। ये लगभग इसी मेथड से होना है जो अभी यहाँ पर किया गया, इसी मेथड से होना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी इसी मेथड से होना है लगभग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि उसमें भी स्पेस ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल फॉर्म में है। हीट सोर्सेस एंश्योरिंग द हीट इवोल्यूशन एट अ कांस्टेंट रेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। मतलब इस स्फीयर में, इसके अंदर अंदर हीट प्रोड्यूस की जा रही है, इसके अंदर हीट का सोर्स है और वो कंटिन्यूअस हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर स्टेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पर भी कुछ हीट प्रोड्यूस की जा रही है और ये स्फीयर उसको रेडिएट कर रहा है वापस। अब बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम रेट के ऊपर हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम रेट के ऊपर। मतलब अगर पर यूनिट वॉल्यूम रेट ऑफ हीट मान लें कि पर यूनिट वॉल्यूम रेट ऑफ हीट W है मान लीजिए, यूनिट वॉल्यूम में W हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, तो टोटल हीट जो प्रोड्यूस करेंगे वो W इंटू 4/3 πr3। बट अब की बार इस हीट को रेडिएशन मेथड से बाहर भेज रहे हैं, तो सिग्मा
into area and fourth power of temperature. इससे टेम्परेचर और रेडियस में रिलेशन निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी 2-3-4 क्वेश्चन जो छूट गया वो तो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वो कैलोरीमेट्री और उसके ऊपर है। तो मेनली रेडिएशन पे हमें ज़्यादा हाईलाइट कर रहा था, और कंडक्शन और रेडिएशन पे, कैलोरीमेट्री और बेसिक क्वेश्चंस पे आप देख लो अपने आप। रिमेनिंग क्वेश्चंस अपने आप कर लीजिएगा, जितने भी बचे हुए वो नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज अगर हमने अपनी अगली क्लासेस जो रिजर्व कर रखी है वो एक सरफेस टेंशन के लिए, एक ईएमआई चैप्टर के लिए, मतलब 2-3 के लिए रखा हुआ है कुछ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।